हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके पहले चैप्टर को हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 कक्षा 10 का अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहली बात, तो अम्ल होता है क्या है। तो अम्ल जो है, अम्ल का एसिड नाम अम्ल का इंग्लिश नाम एसिड होता है। और इसका पहला जो पॉइंट है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा गुण है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और तीसरा, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक देते हैं। ये H प्लस आयन अधिक देंगे किसमें, जलीय विलयन में, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है, एसिड जो है शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, एसिड का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड तो ऐसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ चार प्रकार का दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये जो चार प्रकार का है, पहला जो है ये प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HNO3। इस तरह के अम्लों को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, जो CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इस तरह के अम्लों को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं, मतलब एक तरह से जान लीजिए कि प्रबल अम्ल जो है उसे बोलेंगे जो जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक दे। और दुर्बल अम्ल उसे बोलेंगे जो जलीय विलयन में H प्लस आयन कम दे, ठीक है। और सांद्र अम्ल जो होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। यानी इसमें जो अम्ल है यह अधिक मात्रा में होगा और जल की मात्रा इसमें कम होगी। तनु अम्ल जो होता है, जिसमें अल्प मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो एकदम उल्टा होता है सांद्र अम्ल से। सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक होता है और जल अल्प मात्रा में होती है, लेकिन तनु अम्ल में अम्ल कम मात्रा में होती है या अल्प मात्रा में होती है, लेकिन जल अधिक मात्रा में होती है। तो चलिए आज अब पढ़ते हैं हम लोग बेस। ये था एसिड अम्ल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो बेसिकली जो क्षार है, वो क्षार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पदार्थ को नीले में बदल देते हैं, ठीक है। और इसका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है, उसका H प्लस आयन देता है और इसका OH माइनस आयन देते हैं। तो इसमें भी चार प्रकार के मतलब दो प्रकार के अम्ल हैं जो दिया हुआ है। प्रबल अम्ल उन अम्लों को बोलेंगे जो जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक मात्रा में देता है। तो जैसे वो इस तरह के अम्ल जो है जलीय विलयन में OH माइनस की आयन जो है अधिक मात्रा में देते हैं। जैसे प्रबल अम्ल में पहला उदाहरण है NaOH, KOH, CaOH का हॉल्टाइज। इस तरह के अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल, क्योंकि OH माइनस का आयन जलीय विलयन में अधिक मात्रा में ये देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल NH4OH होता है, ठीक है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन जो है बहुत कम मात्रा में देता है। उसके बाद आता है क्षार, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्काली बोलते हैं। क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाए, उस तरह के क्षारक को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्षार का कुछ उदाहरण NaOH, KOH और MgOH का हॉल्टॉइज है। अब आते हैं लवण की ओर। तो ये जो लवण है, इंग्लिश में इसे हम सॉल्ट कहते हैं। जब इंग्लिश में हमें सॉल्ट कहते हैं, और ये इसका मतलब होता है लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण हमें कब प्राप्त होगा, जब लवण हमें प्राप्त होगा अम्ल अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये थी बेसिक जानकारी अम्ल और क्षारक के बारे में। अब हम लोग अम्ल का कुछ उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। जिस तरह के लवण है, लवण के कुछ उदाहरण है NaCl और KCl। इस तरह के लवण होते हैं जो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से हमें प्राप्त होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स। ये सूचक क्या होते हैं। तो सूचक जो है, बेसिकली इंग्लिश में इन्हें इंडिकेटर कहा जाता है। और ये सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब ये किसी भी दिए गए विलयन में, कि ये विलयन अम्ल है या क्षारक है, इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। और उनके रंग और गंध में अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अगर अम्ल होगा तो अम्ल गंध में बदल जाएगा, और क्षारक होगा तो क्षारीय गंध में बदल जाएगा, ठीक है। इन्हें कहते हैं सूचक, जो किसी भी विलयन को पहचान करे कि ये अम्ल है या क्षारक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सूचक के प्रकार। तो सूचक के बेसिकली तीन प्रकार होते हैं। ये होते हैं प्राकृतिक सूचक,
और कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक उन्हें कहते हैं, ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया, पौधे के फूल आदि। हल्दी। इस तरह के जो सूचक हैं, इन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक उन्हें कहेंगे जो हम लोग मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रसायन के मदद से हम लोग इस तरह के सूचक को बनाते हैं। इस तरह के सूचक का एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज हो जाएगा और एक फिनोल्फ्थेलिन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे सूचक की ओर, जो गंध सूचक है। इन पदार्थों को गंध, अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। और गंध सूचक वे सूचक होते हैं जो किसी भी अम्ल या क्षारक माध्यमों को गंध में परिवर्तित कर देते हैं, गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गया, तेल, लौंग तेल इत्यादि। इस तरह के जो सूचक होते हैं इन्हें हम गंध सूचक कहते हैं। ठीक है। और इस सूचकों की अ, आप सूचकों की शैली भी दी हुई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक है और गंध सूचक है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और ये गंध सूचक। तो सूचक जिस तरह का है, प्राकृतिक सूचक लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रोजिया के फूल का रस। इस तरह के जितने भी सूचक हैं, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। और ये अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं और ये क्षार के साथ क्या रिएक्शन करते हैं वो लिखा हुआ है। लाल लाल कोई बदलाव नहीं करता और नीला कर देता, मतलब ये जो है नीले को लाल कर देता है और नीले को लाल, और कोई बदलाव नहीं होता है हल्दी के साथ। और हाइड्रोजन का फूल का रस जो है नीला कर देता है। इस तरह के। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, फिनोल्फथालीन रंगहीन होता है, गुलाबी, मेथिल ऑरेंज लाल, पीला। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध होता है, कोई भी गंध नहीं। और कोई भी गंध नहीं, ये क्षार के साथ कोई भी गंध नहीं लेते हैं, लेकिन अम्ल में समान गंध और समान गंध रहती है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख के पढ़ें। अब चलते हैं हम आगे। अम्ल व क्षारों की रासायनिक गुण। अब हम अम्ल और क्षारक के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो धातु की अभिक्रिया के साथ शुरुआत करते हैं। धातु की अभिक्रिया अम्ल और क्षारक दोनों के साथ देखेंगे। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया क्या होती है और क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या होती है। तो अम्ल के साथ जब करेंगे तो अम्ल जो है, अम्ल प्लस धातु जो है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी अम्ल को धातु के साथ करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस तरह के उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं, 2HCl प्लस जिंक एक धातु है और ACl एक अम्ल है, जो कि दोनों के रिएक्शन के पश्चात ZnCl2 एक लवण के रूप में बाहर आता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्षारक के साथ अभिक्रिया देखेंगे। धातु का क्षार है, क्षार प्लस धातु क्या बना रहा है, लवण। तो ये लवण फिर से बनाएगा और हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर होगा। मतलब धातु जो है अम्ल और क्षारक के साथ सेम रिएक्शन करता है। इस तरह में उदाहरण में 2NaOH जो क्षार है और Zn जो है धातु है। तो इसके रिएक्शन में जो बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। ठीक है। सोडियम जिंकेट एक लवण। तो ज़्यादा अंतर नहीं है धातु अम्ल के साथ और क्षार के साथ, दोनों एक ही प्रकार का रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण दिखलाते हैं। पॉप टेस्ट क्या होता है? पॉप टेस्ट जो है एक तरह का हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन गैस किसी भी प्रखनली में जब हाइड्रोजन गैस होगा और उसके पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस जब भी जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आएगा तो वो पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस तरह के टेस्ट को हम लोग पॉप टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली रूप से हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए किया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन है या नहीं। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो उस स्थिति में पॉप पॉप की आवाज़ जरूर उत्पन्न होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। आगे की ओर चलते हैं। अब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया को अम्ल और क्षार के साथ देखेंगे। पिछली बार धातु की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ देखे थे। अब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया को देखेंगे। अम्ल के साथ जब करेंगे तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या मिलता है, लवण। लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और आपको मिलेगा जल। तो ये तीन पदार्थ हैं जो हमें धातु कार्बोनेट के साथ धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ जब करता है तो अम्ल और धातु कार्बोनेट गिव्स लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका ये उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में एक अंक के पूछ लिए जाते हैं कि धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट क्षार के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। तो इनका जो ऑप्शन होगा कोई भी रिएक्शन नहीं होता है इसमें। दूसरा
दूसरा भी एग्जांपल के साथ दिया हुआ कि अम्ल और धातु बाई कार्बोनेट जब करेंगे तो उसमें सेम चीज़ निकलेगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। HCl। अब देखेंगे चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का बेसिकली टेस्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। मतलब यदि अगर देखा जाए तो उत्पादित जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकले और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से जब भी प्रवाहित करेंगे तो वो जो पानी है दूध रंग का हो जाएगा, यानी वाइट वाइट हो जाएगा। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल में आप रिएक्शन में देख रहे होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CaOH है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब चूना है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ये चूने में चूने से प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो श्वेत सफ़ेद अवक्षेप होता है और H2O लिक्विड रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह में चूने पानी का टेस्ट होता है कि इसमें कौन सा पानी, अगर कोई भी पानी हो अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो वो दूधिया हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि ये चूने का पानी है। अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है उसमें H2O जो बना है, और इसमें अधिक और एक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जोड़ दिया जाए तो ये वापस से जल में घुलनशील बन जाएगा। ये अवक्षेप था जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं और ये घुलनशील बन जाएंगे। ठीक है। मतलब अवक्षेप जो होते हैं जल में अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है। और ये जब एक्स्ट्रा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो ये जो अवक्षेप है वो घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। अगला पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल क्षारक एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। ठीक है। तो अम्ल और क्षारक, तो अम्ल प्लस क्षारक जो है लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल क्षारक में बेसिकली रूप से लवण और सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होता है। और इस ये अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे जब अम्ल द्वारा क्षारक जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यदि बेसिकली रूप से कहें तो अम्ल और क्षारक जब भी एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो ये एक दूसरे के अभिक्रियाओं को समाप्त कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, और इसमें लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH एक्वा सॉल्यूशन और HCl एक्वा सॉल्यूशन, अगर ये है एक क्षार और ये है एक अम्ल, तो इस दोनों की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है NaCl जो एक लवण है और H2O जो जल है। ठीक है। लवण और जल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल उस समय ही बता जाए, जो प्रबल अम्ल उसे कहेंगे जो अधिक मात्रा में जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में कुछ देख लेते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को जब भी एक दूसरे में परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे तो ये अम्लीय लवण और जल देगा। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल है तो इसका विलयन जो है बाहर में अम्लीय ही होगा। उस तरह से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक करेंगे तो जो प्रबल है वो ही विलयन बाहर आएगा, क्षारीय लवण ही बाहर आएगा। और चारों में जो उत्पाद है एक जल सेम है। और प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक में उदासीन हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो अभिक्रिया का एक्टिविटी है दोनों सेम है, दोनों का ताकत सेम है, दोनों प्रबल और दोनों प्रबल है। इसमें क्या है, दोनों दुर्बल है, दोनों दुर्बल और दोनों दुर्बल, इसमें भी उदासीन क्रिया हो जाएगा क्योंकि दोनों में शक्ति समान है तो उदासीन हो जाएगा। जब दोनों में शक्ति समान हो तो एक दूसरे को शक्ति को समाप्त कर उदासीन हो जाते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ये तो थी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम लोग धातु अम्ल के साथ देख चुके हैं, धातु क्षार के साथ देख चुके हैं, धातु कार्बोनेट देख चुके हैं, अम्ल और क्षारक के साथ धातु बाइकार्बोनेट भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। जब भी धात्विक ऑक्साइड को जल में या अम्ल में सॉरी धात्विक ऑक्साइड को जब भी अम्ल में मिलाया जाता है या ऑक्साइड के रिएक्शन कराया जाता है तब भी हमें लवण और
जल ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे उदासीन क्रिया अभिक्रिया में लवण और जल प्राप्त हो रहे थे। जैसे CuO धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है, और ये HCl ये एक अम्ल है। तो धात्विक ऑक्साइड और जब अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो CuCl2 मिलेगा, जो कि एक लवण है, और H2O जो है एक जल के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये प्रोडक्ट जो है, उत्पाद है, ये हमेशा याद रखें कि उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। जब भी कॉपर क्लोराइड ये बनेगा तो इसका रंग जो है नीला हो जाता है, देख सकते हैं। और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो है क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति हमेशा क्षारीय होती है। जब भी उसे अम्ल के साथ करेंगे तो वो क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन कर लेगा। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण में CuO और MgO, ये दोनों ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर जल और लवण प्राप्त करवाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गई, अब धातु ऑक्साइड को क्षारों के साथ अभिक्रिया करके देखेंगे। जब भी धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड को क्षार के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो भी ये लवण और जल प्राप्त कराते हैं। मतलब सभी में उत्पाद समान आ रहे हैं, लवण और जल। यानी CaO2 यानी अधात्विक ऑक्साइड को क्षार के साथ करेंगे, CaOH क्यों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जो कि फलस्वरूप हमें कैल्शियम कार्बन और H2O प्राप्त होती है, यानी लवण और जल प्राप्त होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। आधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, अम्ल होती है। बेसिकली हम लोग क्षार के साथ करा रहे हैं तो ये अम्ल का वर्क करेगा और अम्ल और क्षारक मिलकर लवण प्राप्त करवाएगा। ठीक है, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अम्लीय होते हैं और ये विद्युत धारा प्रवाहित भी करते हैं, विद्युत धारा को भी प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक किस तरह के उत्पाद देते हैं। तो जल में उपस्थित H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल में जो भी अम्ल होंगे वो H+ आयन देंगे, क्योंकि जल विलयन में अम्ल जो है H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। तो यहाँ दिखा हुआ H+ और H3O+ आयन्स भी दे सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन जिसके रूप में बोलते हैं। जैसे ये H2 आज H+ को अगर अधिक पानी में मिलाया जाए तो वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, HCl जैसे HCl और H2O का जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। दूसरा जो है जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन देते हैं। तो क्षारक जो है जल की उपस्थिति में OH- देते हैं, और जल अम्ल जो है जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस है अम्ल और क्षार में उत्पन्न किया जाता है। ये बेसिकली उदाहरण देख सकते हैं NaOH, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करने पे Na+ और OH- में टूट जाता है, और OH- एक क्षार से मिलने वाला पदार्थ है। और MgOH2 में बेसिकली 2OH अधिक प्राप्त होता है, यानी NaOH से अधिक प्रभावशाली प्रबल क्षारक जो है MgOH का होल्टॉइज है। देख सकते हैं आप, जो अधिक मात्रा में H+O या OH- देता है उसे हम प्रबल कहते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। इसीलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार जो है क्षारक ही हो सकते हैं, क्योंकि जो भी क्षार है वो क्षारक से ही मिलकर क्षारक से ही बनता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मक्षेपी है। तो इस प्रक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए बोला गया है कि जल को अम्ल में ना मिलाएं, बशर्ते अम्ल को जल में मिलाएं, क्योंकि अगर इसको हम लोग हिलाते हुए मिलाएंगे तो ये छिटका हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, इससे हमें खतरा की संभावना कम हो जाती है। इसका आखिरी पॉइंट जो है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई अस्थमा के कारण मिश्रण मिश्रण अस्फालित यानी बाहर आ सकती है, होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, जल को अम्ल में डालने से जल को अम्ल में डालने से जो भी क्रिया होने वाला है उसे हम देख लेते हैं। और सिंपल सा लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़े थे कि मिश्रण आस्फालित होकर बाहर आ सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। तो दोनों घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पात्र को हिलाते हुए जल में अम्ल को मिश्रित धीरे धीरे करना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं, अम्ल का धातु के साथ पढ़ किया, धातु ऑक्साइड के साथ हो चुका है।
और धातु का बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो इस तरह का ग्राफ से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये अम्ल की अभिक्रिया है, ये टोटल अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, पहले धातु के साथ। ये जब धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है सेम। और ये जब धातु ऑक्साइड के साथ करेगा तो भी सेम ही लवण और जल बाहर आएगा। और जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। और जब क्षारक के साथ अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाएगा, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उत्पादन करेगा। ठीक है। अब जितने भी क्षारक का रिएक्शन है वो भी एक ग्राफ में देख लेते हैं। तो क्षारक जो है जब भी धातु के साथ करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस सेम। और जब भी आधात्विक ऑक्साइड के साथ करेगा तो भी लवण और जल निकालेगा। लेकिन यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे आधात्विक ऑक्साइड के साथ लवण और जल है। और जब क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, जिस तरह से हम लोग पढ़ चुके थे। और जब अम्ल के साथ करेगा तो ये सेम लवण और जल उत्पन्न करेगा, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और जब धातु कार्बोनेट के साथ करेगा तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। अम्ल व क्षारक की समानताएं। अम्ल व क्षारक की समानताएं, जो भी समानताएं आपको दिख रही होगी वही है। और सभी अम्ल जो है H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक क्या देते हैं, OH+ आयन देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आयन जरूर देते हैं जल में मिलने पर। तो जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिला जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में की कमी हो जाती है। ठीक है। तो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ये दोनों में समान है। तो जब भी अम्ल क्षारक में समानता है तो इस तरह का उदाहरण आप देख के बता सकते हैं। और क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हम लोग को कैसे पता चलती है। क्षार किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयन की संख्या से पर निर्भर करती है। जैसा कि आप लोग पहले भी बताएं कि जो H+ आयन अधिक मात्रा में देगा उसे हम प्रबल कहेंगे, जो H- आयन अधिक देगा उसे हम प्रबल क्षार कहेंगे। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और सार्वभौमिक सूचक को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन विलयन किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट बचा हुआ जो भी सिलेबस है उसको हम लोग ख़त्म कराएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें पता है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।